नमस्कार एस्पिरेंट्स। पार्ट 1 में हमने मटेरियल लाइफ देखी थी। चलिए अब पार्ट 2 में ऋग्वेदिक सोसाइटी और धर्मा को डिकोड करते हैं। सबसे पहले ये समझिए, जो हम सोचते हैं वैसी सोसाइटी बिल्कुल नहीं थी। ना कोई एस्टैब्लिश्ड किंगडम था और ना ही कोई रिजिड कास्ट सिस्टम जैसा स्ट्रक्चर। तो चलिए इसको ठीक से समझते हैं। इस टॉपिक में हम इन 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर फोकस करेंगे। ये आपके नोट्स के लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। चलिए शुरू करते हैं सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट से, जो थी ट्राइब और फैमिली। यही समाज की बुनियाद थी। ऋग्वेदिक सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसका पूरा बेसिस किनशिप यानी खून का रिश्ता था। लोगों की प्राइमरी लॉयल्टी अपनी ट्राइब के प्रति थी, जिसे जना कहते थे। आदमी की पहचान उसके क्लैन या ट्राइब से ही होती थी। अगर इस स्लाइड पर फोकस कीजिए, जना शब्द ऋग्वेदा में 275 टाइम्स मेंशन किया गया है। इस नंबर से ही आप इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और जनपदा यानी टेरिटरी, ये शब्द एक बार भी नहीं मिलता। ये पॉइंट साफ दिखाता है कि उनकी सोसाइटी ट्राइबल थी, टेरिटोरियल नहीं। उनकी लॉयल्टी जमीन से नहीं, अपने कबीले से थी। फैमिली के लिए कुला वर्ड बहुत रेयर है, गृहा वर्ड यूज होता था। ये एक पेट्रियार्कल सिस्टम था जहां फैमिली का हेड फादर होता था। और हिम्स में ब्रेव सन्स की डिजायर बार बार एक्सप्रेस की गई है, मेनली वॉर्स के लिए। विमेन की कंडीशन ऐसी थी कि वो असेंबलीज अटेंड कर सकती थीं और अपने हस्बैंड के साथ सैक्रिफाइस ऑफर कर सकती थीं। मैरिज की एज 16-17 थी और चाइल्ड मैरिज का कोई एविडेंस नहीं है। विडो रीमैरिज भी अलाउड था। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन पर। सोसाइटी में सोशल डिविजन्स कैसे शुरू हुए और ये वर्ना का कॉन्सेप्ट आखिर था क्या? यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एस्पिरेंट्स के मन में होता है, और इसका सीधा आंसर है नहीं। जो आज का कास्ट सिस्टम है वैसा बिल्कुल नहीं था। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ऋग्वेदिक वर्ना कॉन्सेप्ट बाद के जाति सिस्टम से बिल्कुल अलग था। ये बर्थ पर नहीं बल्कि कलर और कॉन्क्वेस्ट पर बेस था। ऑक्यूपेशन भी रिजिड या हेरिडिटरी नहीं था। ऋग्वेदा का ये कोट इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। एक ही फैमिली में अलग अलग प्रोफेशंस थे, मतलब ऑक्यूपेशन बर्थ से डिसाइड नहीं होता था, और सोसाइटी में फ्लेक्सिबिलिटी थी। इसलिए कुछ इनइक्वालिटीज के बावजूद सोसाइटी लार्जली इगैलिटेरियन थी। क्योंकि इकोनॉमी पैस्टोरल थी, रेगुलर टैक्स कलेक्शन या लैंड एक्यूमुलेशन का स्कोप लिमिटेड था। सोशल डिविजन्स आने लगे थे, लेकिन सोसाइटी अभी भी ट्राइबल ही थी। अब देखते हैं कि ऋग्वेदिक लोगों का बिलीफ सिस्टम कैसा था। वो किन देवताओं की पूजा करते थे और क्यों? ये लोग नेचुरल फोर्सेस को पर्सोनिफाई करते थे। उनके 3 सबसे इंपॉर्टेंट गॉड्स थे। इंद्र, जिनके लिए 250 हिम्स हैं। फिर आते हैं अग्नि, फायर गॉड, जिनके लिए 200 हिम्स हैं। और तीसरे थे वरुणा, जो नेचुरल ऑर्डर बनाए रखते थे। तो सवाल उठता है, इनकी वर्शिप का पर्पस क्या था? क्या उन्हें मोक्षा या स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहिए था, जैसा हम बाद में देखते हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी प्रेयर्स का मेन रीजन था मटेरियल गेन्स। वो प्रजा यानी चिल्ड्रन, पशु यानी कैटल, फूड और वेल्थ के लिए प्रे करते थे। उनका फोकस स्पिरिचुअल अपलिफ्ट पर नहीं बल्कि इस दुनिया की चीजों पर था। चलिए अब इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चंस का आंसर कैसे फ्रेम करना है। मान लीजिए मेंस में ये एनालिटिकल क्वेश्चन आता है। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके आंसर करना है। कंफ्यूजन से बचने के लिए स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। पहले ट्राइबल कैरेक्टर के पॉइंट्स लिखेंगे। इसमें जाना वर्सेस जनपदा वाला फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है, जिसे आपको जरूर मेंशन करना है। ये पॉइंट आपके आंसर को औरों से अलग बनाएगा। फिर पैट्रियार्कल कैरेक्टर के पॉइंट्स। इसमें फैमिली हेड, डिजायर फॉर सन्स और मेल गॉड्स की प्रोमिनेंस को हाईलाइट करना है। इससे आपका आंसर कंप्लीट और बैलेंस्ड हो जाएगा। चलिए एक और कॉमन क्वेश्चन देखते हैं। इसके आंसर में व्हाट और व्हाई दोनों को एड्रेस करना जरूरी है। सिर्फ गॉड्स के नाम लिख देना इनफ नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये 2 स्टेप स्ट्रक्चर बेस्ट है। पहले व्हाट पार्ट एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल्स, फिर व्हाई पार्ट जिसमें उनके वर्ल्डली मोटिव्स को क्लियर करें। इससे आंसर में क्लैरिटी आती है और एग्जामिनर को आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है। तो आज हमने ऋग्वेदिक सोसाइटी को समझा। सोचने वाली बात यह है कि इस फ्लेक्सिबल सोसाइटी के बाद लेटर वैदिक पीरियड में इतना रिजिड सोशल स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, ऐसा क्या बदला, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कीप स्टडिंग।